Good morning, students. Myself Pooja Yadav. Our subject is RCD. In previous lecture, we have discussed about RCC, its advantage, limitations, its uses, etc. In this lecture, we will discuss about reinforcement material. हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम reinforcement material के बारे में डिस्कस करेंगे. reinforcement material के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल. हम यहाँ पर रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर स्टील को रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर यूज कर रहे हैं. अगर हम चाहें, जैसे क्योंकि हम कंक्रीट का यूज करते हैं इस वजह से हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या यूज होता है? स्टील यूज होता है. लेकिन अगर आपकी अर्थन कंस्ट्रक्शन होगी, मिट्टी की बनी हुई कंस्ट्रक्शन होगी, जैसा कि आप आगे सब्जेक्ट आएगा आपका ERBC, वहाँ पर अर्थन कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो कच्चे घर होते हैं, तो वहाँ पर रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं? बम्बू यूज़ करते हैं. बांस की लकड़ी जो होती है उसको हम रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं. तो कोई भी बच्चा इस टर्म को इससे कोरिलेट नहीं करेगा कि रेनफोर्सिंग मटेरियल का मतलब सरिया ही होता है. जो आपका स्टील होता है उसको हम एज रेनफोर्समेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रेनफोर्समेंट मटेरियल होता. आप चाहो तो कॉपर वायर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो जो बांस की लकड़ी है उसको भी यूज कर सकते हो. अर्थन कंस्ट्रक्शन में जो मिट्टी की कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर उसको भी यूज किया जाता है. तो यहाँ पर जो आप रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करने वाले उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम एक रेनफोर्सिंग मटेरियल से क्या डिमांड रखते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है उसके लिए. तो पहली जो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो इसका है वो कहता है कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड चीप. जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और साथ में वो क्या होना चाहिए? चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए. इसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टी है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए. अब ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी देता है, लेकिन सिर्फ वो किसके अंदर पुअर होता है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी शियर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है. तो इस वजह से उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है. अब जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसके अंदर क्या ज़्यादा होना चाहिए? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेंडिंग मूवमेंट को भी इजीली रजिस्ट करवा पाएगा और वो शियर फोर्स को भी इजीली रजिस्ट करवा पाएगा. तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और वो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट शुड फॉर्म गुड बॉन्ड विद कंक्रीट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज तो हमने कर लिया लेकिन वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है. अब कंक्रीट के साथ जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक कंक्रीट और रेनफोर्सिंग मटेरियल एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे. और जब तक वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे तो ऊपर से जो लोड अप्लाई हम करेंगे तो वो लोड क्या होगा? वो लोड आपका इजीली ट्रांसमिट करेगा ही नहीं. ट्रांसमिट नहीं करेगा मतलब पूरा का पूरा सिर्फ कंक्रीट ही उस लोड को बियर करेगा. उसके अंदर जो रेनफोर्सिंग मटेरियल आपने रखा हुआ है वो उस लोड को बियर नहीं करेगा. तो इस वजह से लोड को बियर करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो रेनफोर्सिंग मटेरियल आप यूज़ करते हो उसका कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्ड बनना चाहिए. तो अब ऐसा मटेरियल हम रेनफोर्समेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते जो कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता हो. तो हमें रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर एक इस तरह के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाए. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन शुड बी नियरली सेम. जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करेंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो नियरली सेम होना चाहिए. किसके? कंक्रीट के. जो कंक्रीट का थर्मल कोफिशिएंट है वही आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल का भी होना चाहिए, मतलब तकरीबन उसके आसपास होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मान लेते हैं ये अपना कंक्रीट का एक सेक्शन है, इसके अंदर ये आपका रेनफोर्समेंट वायर है. अब अगर ये रेनफोर्समेंट वायर आपका प्रॉपरली इस कंक्रीट के साथ में अटैच्ड नहीं है, टाई अप नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ये वायर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और ये कंक्रीट का सेक्शन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. और जैसे लोड आएगा तो ये जो आपका कंक्रीट का सेक्शन, इस कंक्रीट के सेक्शन को ही पूरा लोड बियर करना पड़ेगा. तो इस वजह से कंक्रीट का और इस रेनफोर्सिंग मटेरियल का बॉन्ड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा जो मैंने अभी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात की थी, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो
दोनों मटेरियल किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। मान लो कि ये वायर है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने अपना साइज़ बढ़ा लिया, और ये जो कंक्रीट है इसका साइज़ उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम इंक्रीज किया। अब जब इसका साइज़ बढ़ेगा और ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड था, क्या वो बॉन्ड एज इट इज़ बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। वो बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। और अगर बॉन्ड ब्रेक कर गया तो उस केस में क्या ये स्ट्रेंथ मिल पाएगी हमें जो हम चाहते हैं? नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से जो भी मटेरियल हम रेनफोर्समेंट के तौर पर यूज करने वाले हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो कंक्रीट के साथ में नियरली सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इट शुड बी इजीली कट, बेंट और वेल्डेड। जो आप रेनफोर्समेंट के तौर पर मटेरियल यूज करने वाले, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसको इजीली कट किया जा सके, उसको बेंट किया जा सके, उसको वेल्ड किया जा सके। इसके अलावा वो क्या होना चाहिए? वो ड्यूरेबल होना चाहिए। क्लियर है। और जो भी ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सभी रिक्वायरमेंट्स पर जो मटेरियल सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो वो स्टेबल रहता है स्टील। इस वजह से हम रेनफोर्समेंट में सरिये का यूज करते हैं, स्टील बार का यूज करते हैं। ये क्लियर रहा। हम कॉपर वायर यूज नहीं करेंगे, हम और किसी मेटल का वायर यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो कंक्रीट के साथ में मैच नहीं करता है, और कंक्रीट के साथ में मैच नहीं करने की वजह से क्या होगा कि उनका जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे, उनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और अगर बॉन्ड ब्रेक कर गया तो उस केस में वो जो स्ट्रेंथ, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम चाहते थे, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाएगी। ये क्लियर है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है, और नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि हम स्टील को, स्टेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, स्टील की रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर स्टेबिलिटी हम कैसे देख पाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी कैसे होती है? पहला तो ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमें प्रोवाइड करवा रही है। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जिनकी उम्मीदों पर ये खरा उतर पा रहा है? तो वो है फर्स्ट, हाई एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्टील होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि आप इनके आगे टाइप्स के बारे में पढ़ोगे फर्दर, तो जो स्टील के टाइप्स बनते हैं, स्टील के ग्रेड बोलेंगे हम इन्हें, स्टील के जो फर्दर ग्रेड्स बनते हैं वो ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं? Fe250 होता है, Fe415 होता है, उसके बाद नेक्स्ट है Fe500 है, उसके बाद नेक्स्ट Fe550 भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इस वजह से उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पर मेन जो डिस्कशन होगा वो इन 3 ग्रेड का होगा। ये कौन से ग्रेड है? ये स्टील के ग्रेड है। आप ये याद रखना कि कंक्रीट के ग्रेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं FCK के साथ में। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ठीक है। और अगर जब भी स्टील की स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा FY से। ये नोटेशंस होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। पूरी RCC की बुक में आपको सिर्फ यही नोटेशंस मिलेंगी कि जहां पर भी स्टील की स्ट्रेंथ की बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे FY के साथ में, स्मॉल f स्मॉल y। और अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात हो रही है तो वहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे FCK के साथ में। तो यहाँ पर स्टील के ग्रेड कौन से थे? Fe250 था, 415 था और Fe500 था। इसका मतलब क्या है कि जो Fe250 है वो कितनी स्ट्रेंथ देता है? 250 न्यूटन पर mm²। अगर हम 1 mm² का सेक्शन लेंगे तो उस पर कितना लोड अप्लाई किया जा सकता है? 250 न्यूटन का, इतना लोड वो बियर कर सकता है। अगर Fe415 की बात हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 415 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब 1 mm² का सेक्शन ले लिया जाएगा तो कितना लोड बियर कर सकता है? वो 415 न्यूटन लोड वो बियर कर सकता है। ऐसे ही 500 के लिए स्ट्रेंथ हो जाएगी 500 न्यूटन पर mm²। ये क्लियर है। ये स्टील है, ये भी स्टील है, ये भी स्टील है और ये भी स्टील है, लेकिन ये स्टील के क्या है? कैटेगरी है, टाइप है स्टील के। ये स्टील का ग्रेड Fe250 है, Fe415 है और ये Fe500 है। Fe का मतलब यहाँ पर आयरन होता है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ। आयरन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? Fe यूज करते हैं। क्लियर है। और स्टील की स्ट्रेंथ के लिए क्या नोटेशन यूज करेंगे हम? स्मॉल f और फिर y, FY। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रहेगी। यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर ये एक्सप्लेन करता है कि स्टील को रेनफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब स्टील के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद में ये बेंडेबिलिटी, मतलब ये जो बेंडिंग मूवमेंट है उसको भी इजीली रजिस्ट करवा पाएगा। अगर ये स्टील का वायर है, ऊपर से ऐसे लोड लग गया तो ये क्या होगा? ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा, ये इस तरीके से आराम से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। बेंड हो गया तो एक तरह से सेक्शन को टूटने
टूटने से, कोलैप्स होने से तो बचा लिया ना इसने। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है सुपीरियर डक्टिलिटी एंड फैटिग स्ट्रेंथ। ये फैटिग जो टर्म होती है ये हम सेकंड जो आपका यूनिट आएगी उसके अंदर हम खूब डिटेल में इन्हें डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स को, डक्टिलिटी को, फैटिग को, ये क्या टर्म्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद लोअर कोरोजन रेट, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है इसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सिस्मिक रेजिस्टेंस। सिस्मिक का मतलब यहाँ पर होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पूरी बिल्डिंग जब पूरी बिल्डिंग के अंदर जब ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, वो टू एंड फ्रो मूव करती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ की और टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि स्टील है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आता है, अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। उसके बाद बेटर वेल्डेबिलिटी, इसको ईजिली वेल्ड किया जा सकता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर डक्टिलिटी की हम बात करें तो थोड़ा सा हिंट ये रहता है, डक्टिलिटी का मतलब है कि एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकें। मान लो कि ये आपका स्टील का एक सेक्शन था, मैंने क्या किया, इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, टेंसाइल लोड इसके ऊपर अप्लाई किया, और टेंसाइल लोड अप्लाई करने की वजह से ये सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हो गया, ये एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी, ये उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाएगी। अगर मैलिएबिलिटी की बात की जाए तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उस सेक्शन को, अगर हम इस पर कंप्रेसिव फोर्स इस तरीके से अप्लाई करते, ऊपर से भी और इस तरीके से बॉटम बेस से भी इस पर इसको कंप्रेस किया जाता है, तो ये सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो पतली चद्दर टाइप की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी, ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी किसकी सबसे अच्छी होती है, स्टील की अंदर ये प्रॉपर्टी दोनों होती है कि उसको ईजिली वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको सीट्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सीट्स की फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है, और जब उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। क्या आप एक ग्लास को वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते। ग्लास को अगर हम उस पर टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो क्या कर जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर एक स्टील का सेक्शन है और उसको आप इस तरीके से उस पर टेंसाइल लोड अप्लाई करते हो तो उसको इजीली वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी कहलाएगी। उसके बाद अगर फैटिग की बात करें, फैटिग स्ट्रेंथ की बात करें, तो फैटिग स्ट्रेंथ क्या होती है कि एक आपका मान लो इस तरीके का स्टील का वायर है और आप क्या कर रहे हो, इस स्टील वायर को बार बार इस तरीके से मोड़ रहे हो, फिर इसको फिर सीधा किया, फिर इस तरीके से हमने मोड़ा, फिर इसको ऐसे सीधा किया, तो बार बार रिवर्सल नेचर का लोड लगाने के बाद भी जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर नहीं हो रहा है उसके अंदर और वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन किए हुए है, तो वो फैटिग स्ट्रेंथ कहलाते हैं। मैंने एक वायर लिया, उसको 2 बार इस तरीके से बेंड किया और फिर ऐसे स्ट्रेट किया, फिर बेंड किया और फिर स्ट्रेट किया, और उसके बाद वो ब्रेक कर गया, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर जो फैटिग स्ट्रेंथ थी वो उसकी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कम थी। रिवर्सल लोड अप्लाई होने पर वो सेक्शन क्या कर रहा था, वो सेक्शन फेल कर जा रहा था, तो उसके अंदर फैटिग स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। लेकिन बार बार रिवर्सल लोड अप्लाई होने के बावजूद भी अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन किए हुए है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, उसकी फैटिग स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। क्लियर है। उसके बाद हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड की बात हो रही है कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्रॉपर तरीके से अटैच हो पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी क्या कहलाते हैं, बॉन्ड कहलाता है। स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी को कहा गया। दोनों अगर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, और दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली जुड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी अच्छी नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी स्टील की, और ये सारी प्रॉपर्टीज हमें किसके लिए चाहिए होती है, ये एक आइडियल रिइंफोर्सिंग मटेरियल के लिए चाहिए होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें स्टील के अंदर मिल रही हैं। इस वजह से रिइंफोर्सिंग मटेरियल में हम किसका यूज करते हैं, हम स्टील का यूज करते हैं। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्राइटेरिया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि अगर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात की जाए तो ये स्टील का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और ये कंक्रीट का जो नियरली सेम है, अगर किसी दूसरी मेटल को हम इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं तो वो मेटल का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है और कंक्रीट का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। इस वजह से उनका बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनेगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी स्टील से मैच कर रही हैं। उसके बाद में इसके टाइप्स के बारे में बताया गया। सबसे पहला टाइप जो आता है माइल्ड स्टील के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। मैंने आपको पहले भी बताया था कि Fe250 होता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, उसको माइल्ड स्टील कहा जाता है। और Fe415 के लिए और Fe500 के लिए, Fe550 के लिए, इन तीनों के लिए जो टर्म यूज होते हैं वो HYSD होता है। HYSD, कैपिटल HYSD। इसका मतलब क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स।
ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इनका नेचर होता है। Fe250 काफ़ी डिफरेंट होता है, और ये जो बाकी बार्स होते हैं जैसे Fe415 हो गया, 500 हो गया, 550 हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इस वजह से इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। माइल्ड स्टील अलग प्रॉपर्टीज़ लिए होता है और HYST बार अलग प्रॉपर्टीज़ लिए होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका मीडियम क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बनता है कि जो माइल्ड स्टील होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ आप बताइए क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करना। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट अगर माइल्ड स्टील की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए माइल्ड स्टील किसे कहते हैं। Fe250 को ही हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील कहते हैं। और अगर इसकी स्ट्रेंथ पूछ ली जाए कि Fe250 की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पर 250 न्यूटन पर mm², इतनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो माइल्ड स्टील होता है वो काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल नेचर का होता है, डक्टाइलिटी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये प्लेन राउंड सेक्शन होता है, इजीली बेंड किया जा सकता है या वेल्ड किया जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इसका एक डेफिनेट इल्ड पॉइंट होता है। ये इल्ड पॉइंट क्या चीज़ होती है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद RCC में जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके ये जब भी फेल करता है, जब भी कभी भी माइल्ड स्टील के अंदर फेलियर होता है तो ये सफिशिएंट वार्निंग देता है। सडन कोलैप्स नहीं करेगा, सडन फ्रैक्चर नहीं होगा इसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा वार्निंग देगा फेलियर होने से पहले। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये इनको अच्छे से देख लेना। अगर फिर भी इनमें डाउट रहेगा तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर HYST बार और माइल्ड स्टील के ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।